गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो है इस चीज़ के बारे में यहाँ देखेंगे। जो हमारा टॉपिक है आज दूसरा, वो कॉन्फ्लिक्ट, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है और उसका इम्पैक्ट क्या है भारत पे, इस पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक बार बता दें हम इसमें क्या, ये जो माइंड मैप या जिस्ट जो भी बोल रहे हैं आप इसको, ये जो जिस्ट मैं बना रहा हूँ, जो आप एक बार देख के जाएँ, इससे आपको क्या होगा कि बेसिक नॉलेज हो जाएगा आपके पास। साथ ही साथ आपके पास जो भी और भी पॉइंट्स होंगे आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। एक बार इसको देखने पर ऐड ऑन आप उसमें आप कर सकते हैं, आपके पास जो भी वैलिड पॉइंट्स रहेंगे। लेकिन कम से कम इतना तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक से थोड़ा ज़्यादा भी यही। और यदि आपको एक सेटअप हो जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस लिखने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो आप क्वेश्चन समझ पाइएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें मेरा इंट्रोडक्शन है यूएस ईरान में, इसके क्रोनोलॉजी है। उसके बाद आपको मैं जनरल सुलेमानी के बारे में बताऊंगा, जेसीपीओ क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और वे फॉरवर्ड क्या है। इन सब चीज़ों की हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का इंट्रोडक्शन देख लें। देखिए, यूएस और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट होने का कारण क्या है। कारण क्या है कि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर एस्पायरिंग कंट्री बनना चाहता था, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का ये डेवलपमेंट करना चाहता था, जो कि यूएस को नहीं पसंद है। यूएस क्या, साथ ही साथ जो ईरान से सटे हुए जो देश हैं, जैसे कि ईरान सटे हुए बोलने का मतलब हो गया कि जो ईरान से कॉन्फ्लिक्ट हो, जिससे उनसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे सऊदी अरबिया हो गया या इज़राइल हो गया, ये सब इससे ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम से डरे हुए थे। इसलिए लेकिन इसलिए इस बहुत सारे डील हुए, बहुत यूएस ने इस पर सैंक्शंस भी लगाया, जेसीपीओ भी बने इस पर। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा शुरू हुआ है, वो मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के हत्या के कारण हुआ है, जिसे अमेरिका ने उसको हत्या कर दिया। तो ये अभी इंट्रोडक्शन है, जो अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है जो राइज़ हो गई थी, वो दिसंबर जनवरी के बीच में, दिसंबर 2019 और 3 जनवरी 2020 के बीच में जो भी इस घटनाक्रम जो घटी है, उसके बारे में पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए, उसकी क्रोनोलॉजी को जान लीजिए कि क्या घटना हुई थी, अभी क्या सिचुएशन ऐसा क्या आ गया था। तो देखिए क्या हुआ कि 27 दिसंबर को इराकी मिलिट्री बेस पे हमला हुआ, और ये हमला ईरान बेस्ड था। और इसमें क्या हो गया कि अमेरिका के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर की इसमें हत्या हो जाती है। फिर उसके 2 दिन बाद, मतलब 29 दिसंबर को अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स होता है। कहाँ? इराक और सीरिया पे। इराक में ईरान का मिलिट्री बेस है, वहाँ पर वो अपना बेस बना के रखे हुए हैं कुछ इराकी जगह पर, वो अपने मिलिट्री बेसेस बना के रखे हुए हैं। तो उस मिलिट्री बेस पे अमेरिका ने अटैक करता है, एयर स्ट्राइक इसमें होती है, मिलिट्री जितने भी बेसेस हैं उस पर एयर स्ट्राइक्स होते हैं। और सीरिया के कुछ मिलिट्री बेस पे भी एयर स्ट्राइक करता है। कौन? अमेरिका। जिसमें वहाँ के उन लोगों के 24 मेंबर्स मारे जाते हैं, 24 मेंबर्स उसके मारे जाते हैं। उसके कुछ मतलब 2 दिन बाद 30-31 को फिर क्या होता है कि अमेरिकन एम्बेसी जो है इराक में, वहाँ पे प्रोटेस्टर्स वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, और लगभग 24 घंटे तक अमेरिकन सिटीजन्स जो उस एम्बेसी में काम करते हैं उनको वो बंधक बना के रखते हैं। और कुछ वहाँ पे उनके बर्निंग्स भी होते हैं, जो रिसेप्शंस एरिया है, एम्बेसी के रिसेप्शंस एरिया को वो लोग बर्न भी कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो घटना होती है वो 3 जनवरी की है, कि जो सुलेमानी है, कासिम सुलेमानी, उसको उस पर अमीर जैसे ही वो एयरपोर्ट बगदाद का छोड़ता है, उस पर एयर स्ट्राइक होता है और मारा जाता है। तो ये अभी प्रेजेंट, और उसके बाद से तनाव बढ़ जाती है। तो ये आपका ये घटना जो अभी फ़िलहाल हुआ है। लेकिन इस घटना को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड्स में जाना पड़ेगा कि क्या हुआ। अब देखिए, ईरान जो है 1957 से ही अपना न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने पे सोचना चालू कर चुका था। लेकिन जब इसको 1980 में जब ब्रूटल वार हुआ, किसके साथ? इराक के साथ जो ब्रूटल वार हुआ, उसके बाद इसने पूरी तरह अपने आप को माइंड बना लिया ईरान ने कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हमें बनाने हैं, किसी भी हाल में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं। जिसके लिए इसने ईरान ने एग्रीमेंट किया किसके साथ? रूस और चाइना के साथ, न्यूक्लियर वेपन के कारण। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के कारण 2000 और 2003 और 4 में इसको अपनी जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम थे उसको टर्मिनेट करना पड़ा। लेकिन टर्मिनेट ये दुनिया के नज़र में किया, लेकिन 2003
के बाद भी ये इस अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करता रहा, और जिसका खुलासा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसको एक्सपोज कर दिया कि ये 2003 के बाद भी न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। और इस घटना को देखते हुए यूएन ने इस पर इकोनॉमिक सैंक्शन 2006 में लागू कर दिया। इकोनॉमिक सैंक्शन चालू हो गया, तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने के कारण क्या हो गया कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। वहाँ के जो लोग थे ईरानियन गवर्नमेंट पे दबाव बनाने लग गए, जिस कारण ईरानियन गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन स्टार्ट किया कि इनके साथ P5+ कंट्री, P5+1 कंट्रीज़ के साथ। P5 बोलने का मतलब 5 परमानेंट मेंबर प्लस एक जर्मनी, मतलब यूएस। परमानेंट मेंबर क्या हो गया? यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, रसिया और एक जर्मनी उसमें अलग थे। इनके साथ ये नेगोशिएशन हुआ, और नेगोशिएशन का रिज़ल्ट क्या हुआ कि एक एक्शन प्लान बना जिसका नाम था JCPO, मतलब ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये बना। और ये ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव, पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए कुछ है नहीं इस एक्शन प्लान में। क्या होगी कि बोला कि ये जो बना ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये एग्रीमेंट था ईरान और P5+1 कंट्रीज़ के बीच। इसमें रिलीफ देना था कि सैंक्शंस जो भी लगे थे उससे रिलीफ देना था, लेकिन ईरान सशर्त रिलीफ था कि मतलब ईरान जो है अपने स्टोर्स में कट करेगा, मतलब इनरीच्ड यूरेनियम को वो 90% वो कम करेगा, 98% उसका स्टोरेज में कम करेगा। हेवी वाटर के स्टोरेज में भी उसी तरह कमी करेगा। साथ ही ऑल की कंपोनेंट्स फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बनाने में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें वो कमी करेगा। 2031 तक वो कमी करेगा इसमें, ठीक। 2031 के बाद क्या है, इसका कोई इसमें चर्चा नहीं है। इसलिए जब ये बात अमेरिका में भी चलने लगी कि 2031 के बाद क्या, क्योंकि ईरान जो है अपना ब्लास्टिक मिसाइल्स इसी के बीच परीक्षण कर रहा है। ब्लास्टिक मिसाइल्स अपने वो बना रहे हैं, उसमें वो जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो कर रहे हैं। और ये भी लोग वहाँ के US के लोग कहने लगे कि ब्लास्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं, 2031 के बाद ऐसा कुछ हुआ तो फिर उसमें वो न्यूक्लियर वेपन्स लगा के ब्लास्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए वहाँ US गवर्नमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ ट्रम्प इस डील को रिडंडेंट बनाया और विड्रॉ कर लिया इस डील से, ठीक है, विड्रॉ कर लिया इस डील से। और अब इसके बाद विड्रॉ कर लिया डील से, तो और साथ ही साथ उसने ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डेजिग्नेट कर दिया। अब ये हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा जनरल कासिम सुलेमानी और कुर्द फोर्स के बारे में। जनरल कासिम सुलेमानी और कुर्द फोर्स के बारे में हमको जानना पड़ेगा। जनरल कासिम सुलेमानी जो है वो इंचार्ज है कुर्द फोर्स का। अब देखिए कुर्द फोर्स जो है वो आपको जो है IRGC का अंडर आता है, और IRGC जो है वो आपको ईरानियन आर्म फोर्स के अंतर्गत आता है। मतलब ये इसका ब्रांच, फिर ये इसका ब्रांच अंडर काम करता है। तो IRGC क्या है? IRGC है ईरान का इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। तो ये IRGC जो है वो 1998 से ये काम कर रहा है। और ये किसका ब्रांच है? ये खुद ब्रांच है ईरानियन आर्म फोर्स का, ठीक है, जो 1978 में बना था ईरानियन रिवोल्यूशनरी के बाद, ठीक है ना। अब जो जनरल कासिम सुलेमानी है, ये इतना पावरफुल क्यों था? क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, फ्यूचर पोटेंशियल लीडर के रूप में ये देखा जाता था, और ईरानियन मिलिट्री ऑपरेशंस को मिडिल ईस्ट में ये हेड करता था, ठीक है। और कुर्द फोर्स का काम क्या है? कुर्द फोर्स की बात करें तो ये इसका काम है अनकन्वेंशनल वारफेयर करना। अनकन्वेंशनल वारफेयर मतलब होता है न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वेपन्स, इन सभी का इस्तेमाल करके वार करना, ठीक। साथ ही साथ इंटेलिजेंसी एक्टिविटीज़ और अदर कवर्ट ऑपरेशन मतलब क्या होता है? छुपा हुआ तरह का ऑपरेशंस करना, हिडन सीक्रेट मिशन, इस तरह के ये काम करता था। इसलिए USA ने इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कुड्स और IRGC को डेजिग्नेट किया।
अब इतना तो ये तो आप देख लिए जो सिचुएशंस अभी प्रेजेंट है, जो क्या चल रही है। अब इससे भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये हमको देखना पड़ेगा। इससे भारत पे क्या प्रॉब्लम, भारत को क्या हो सकती है। देखिए, भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है चाबहार पोर्ट पे जो ईरान में है, और चाबहार पोर्ट से ही हम लोग अफ़गानिस्तान या मिडल ईस्ट में सोच रहे हैं इसे अपना कारोबार या जो भी ट्रेड करने का। तो अब यदि यदि ईरान और यूएस के बीच ये तुरंत अगर टशल होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, वो हमारे चाबहार पोर्ट के ऑपरेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अफेक्टेड हो सकता है। अब हम दूसरा जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट देखिए कि ईरान जो है वो तालिबान अफ़गानिस्तान में उसको बैक करता है, उसको ग्रोथ करने में राइज करेगा, क्योंकि उसको बैक करता है उसको ग्रोथ करेगा। और अमेरिका का जो है वो अफ़गान पीस डील हुआ है। अब यदि तालिबान बढ़ेगा तो क्या करेगा, वहाँ डिस्टर्बेंस करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। क्यों डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा? क्योंकि ईरान चाहेगा कि या फिर जो इंटरेस्ट है यूएस का वो डिस्टर्ब। लेकिन इनडायरेक्टली प्रॉब्लम हमें क्या होगा कि हमने अफ़गानिस्तान में बहुत सारे अपने इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे लगा रखे हैं, जो डायरेक्टली हैम्पर होने लगेंगे हमारे। ये दूसरा हमारा प्रॉब्लम। तीसरा हमारा प्रॉब्लम क्या है कि वेस्ट एशिया में लगभग भारत के 8 मिलियन माइग्रेंट्स वहाँ रहते हैं, वो इससे अफेक्टेड होंगे। चौथा प्रॉब्लम क्या होगा, ऑयल प्राइस में इंक्रीजेज होंगे। यूएस और ईरान का जो प्रॉब्लम्स आएगा तो इससे क्या होगा कि हमारा शेयर मार्केट में डाउनफॉल होने लगेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में लोअर हो जाएगा, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में गिरावट देखी जाएगी। तो ये सब तो हमारा जो इम्पैक्ट आएगा ये। अब हमें आगे सोचना है इससे आगे क्या होगा, इससे आगे और क्या हो सकता है। यदि JCPO, यदि ये जो एक्शन प्लान है, यदि ये कंप्लीट हो, ये एब्सेंस होता है, तो ये न्यूक्लियर ईरान क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में। और फ्री हो जाएगा, इसके कारण क्या और थ्रेट बढ़ जाएंगी, और हो सकता है वर्ल्ड वार के तरफ भी ऐसा इस तरह कंडीशन होता तो जा सकता था। वो तो अभी कोरोना हो गया है कि ये सब चीज़ें मामला भी क्या चल रहा है वो शांति की तरफ दिख रहा है ऐसा। विल ट्रेन प्रॉक्सी वॉर फोर्सेस, अपना क्या कर सकते हैं आगे भविष्य में प्रॉक्सी फोर्सेस कर सकते हैं, प्रॉक्सी वॉर। और पूरे मिडिल ईस्ट में इसमें यूएस और ईरान के बीच कन्फ्रंटेशन होगा, और ग्लोबल फ्यूचर जो होंगे एट स्टेक हो जाएगा। अभी नीड ऑफ द आवर क्या है कि हमारे एक स्ट्रॉन्ग डील ऑफ नेगोशिएशंस होने चाहिए, जिसके कारण ये जो मामला है यूएस ईरान का वो शांत हो जाए, और जिससे भारत का भी फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।